नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का सारांश सुनाने जा रही हूँ। महाभोज उपन्यास के माध्यम से मन्नू भंडारी जी ने दिखाया है कि समाज में गरीब और दलित वर्ग सबसे अधिक पीड़ित होता है। उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। नेता केवल चुनाव के समय उनकी चिंता करते हैं और उनकी पीड़ा को राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करते हैं। प्रशासन भी कई बार केवल औपचारिक कार्रवाई करता है। उपन्यास के आरंभ में सरोहा गांव की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का चित्रण किया गया है। कहानी की शुरुआत विशेष या बिसु की मृत्यु से होती है। उसकी लाश सड़क किनारे पड़ी मिलती है। बिसु कहीं बड़ा आदमी नहीं था, बल्कि गरीब परिवार का साधारण युवक था। उसके माता पिता जीवित थे, इसलिए उसके लावारिस नहीं कहा जा सकता है। उसकी मृत्यु से पूरे गांव में शोक और आश्चर्य फैल जाता है। लेखिका बताती है कि सरोहा गांव शहर से अधिक दूर नहीं है, लेकिन पहले गांव के और शहर के बीच बहुत दूरी थी। गांव की घटनाएं गांव तक नहीं सीमित रहती थी। अब समय बदल गया है और गांव की छोटी घटनाएं भी शहर तक पहुंचने लगी है। बिसु की मृत्यु से पहले गांव के हरिजन टोले में भयंकर घटना हुई थी। कुछ लोगों ने हरिजनों की झोपड़ियों में आग लगा दी थी, जिससे कई लोग जीवित जल गए थे। पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की और गांव के लोग भी भय के कारण चुप रहे। इस घटना से गांव में तनाव और आक्रोश का वातावरण बन गया। जब यह समाचार शहर पहुंचा तो नेता, मंत्री, पत्रकार और अखबार वाले गांव पहुंच गए। सभी ने दुख व्यक्त किया, सहानुभूति दिखाई और बड़े बड़े वादे किए। अखबारों में तस्वीरें और समाचार प्रकाशित हुए, लेकिन कुछ दिनों बाद लोग सब भूल गए। गांव वालों की पीड़ा केवल समाचार बनकर रह गई। इस घटना को विपक्षी नेताओं ने राजनीतिक मुद्दा बना लिया। विधानसभा में हंगामा हुआ और सरकार पर आरोप लगाए गए। सरकार ने जांच का आदेश दिया और कुछ पुलिस कर्मचारियों को निलंबित किया गया, लेकिन असली दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी बीच बिसु की रहस्यमय मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु साधारण नहीं मानी जाती, क्योंकि माना जाता है कि वह हरिजनों के पक्ष में आवाज उठा रहा था। पुलिस इस बार जल्दी सक्रिय हो जाती है, लोगों के बनाए लिए जाते हैं और जांच शुरू होती है। इस समय चुनाव निकट है। लगभग 1.5 महीने बाद उपचुनाव होने वाले हैं। यह केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव है, लेकिन उसका राजनीतिक महत्व बहुत अधिक है। इस चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री सुकुन बाबू उम्मीदवार है। उनकी पार्टी पिछला चुनाव हार चुकी थी, इसलिए यह चुनाव उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। सुकुल बाबू पहले राजनीति से संन्यास लेने की बात कर चुके थे, लेकिन सत्ता से दूर होने के बाद उन्होंने लगा कि जनता की सेवा ऊंचे पद पर रहकर ही की जा सकती है, इसलिए वे फिर चुनाव मैदान में उतरते हैं। अब बिसु की मृत्यु केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं रह जाती, बल्कि वह राजनीतिक मुद्दा बन जाती है। हर बल अपने लाभ और हानि के अनुसार घटना को देखने लगता है। गांव की छोटी से छोटी घटना भी चुनाव से जोड़ दी जाती है। बिसु की मृत्यु से शहर में हलचल मच जाती है और नेताओं की गतिविधियां बढ़ जाती है। शहर के बड़े नेता दास साहब अपने निजी कमरे में बैठे हुए हैं। वे शांत, गंभीर और संयम स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनके कमरे में सादगी दिखाई देती है और वे गांधीवादी विचारों तथा गीता के सिद्धांतों को मानने वाले नेता के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इसी समय लखन सिंह उनसे मिलने आता है। लखन सिंह दास साहब का विश्वास पात्र व्यक्ति है और चुनाव लड़ रहा है। लखन सिंह बहुत चिंतित और गुस्से में है, क्योंकि गांव सराहो में बिसु नामक युवक की हत्या हो गई है। उसे लगता है कि इस हत्या के पीछे जोरावा का हाथ है। वह डरता है कि इस घटना से हरिजन समुदाय नाराज हो जाए और चुनाव में उनके वोट विरोधी नेता सुकुल बाबू को मिल जाएंगे। इसीलिए वह बार बार दास साहब से कहता है कि यह घटना चुनाव को प्रभावित करेगी और पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन दास साहब शांत बने रहते हैं। वे कहते हैं कि बिना प्रमाण किसी को दोषी नहीं माना जा सकता है और कानून अपना काम करेगा। वे लखन सिंह को समझाते हैं कि राजनीति में धैर्य और विवेक बहुत आवश्यक है। वे यह भी कहते हैं कि राजनीति केवल सत्ता पाने का साधन नहीं, बल्कि सेवा और कर्तव्य का मार्ग है।
लखन सिंह चुनाव हारने की संभावना से डर रहा है, जबकि दास साहब जनता के निर्णय को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। वे कहते हैं कि यदि जनता सुकून बाबू को चुनते हैं तो वे उसका सम्मान करेंगे। वे गीता के उपदेश कर्तव्य करते रहो, फल की चिंता मत करो का उल्लेख भी करते हैं। बातचीत के दौरान पता चलता है कि बिसु पहले जेल जा चुका था और उसकी मौत अब केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं रही बल्कि राजनीतिक मुद्दा बन गई है। दास साहब स्थिति को समझते हुए गांव में सभा करने और बिसु को माता पिता से मिलने की योजना बनाते हैं। वे अकबर मशाल के संपादन से मिलने की भी बात करते हैं ताकि परिस्थिति को समझा जा सके। अंत में दास साहब लखन सिंह को सलाह देते हैं कि राजनीति में क्रोध और जल्दबाजी से काम नहीं चलता। नेता को धैर्य, समझदारी और संयम रखना चाहिए। सुकुल बाबू पहले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वे लगभग 10 वर्ष तक बिना किसी बड़ी परेशानी के सत्ता में रहे। उन्हें कभी यह नहीं लगा कि वे उनकी मजबूरी राजनीतिक स्थिति एक दिन अचानक समाप्त हो जाएगी। चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने हार को स्वीकार नहीं किया और दोबारा सत्ता में लौटने का निश्चय कर लिया। वह राजनीति छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि उनके लिए हार मानना सबसे कठिन बात है। सुकुल बाबू का व्यक्तित्व दास साहब से बिल्कुल अलग दिखाया गया है। वे दास साहब की तरह शांत, संयम और आदर्शवादी नहीं है। वे व्यवहारिक, चालाक और अवसरवादी नेता है। उन्हें ज्योतिषी अंगूठियों और ताबीजों पर बहुत विश्वास है। वे मानते हैं कि बिसु की मृत्यु के लिए एक राजनीतिक अवसर बनकर आई है जिसके सहारे वे चुनाव जीत सकते हैं। बिसु एक गरीब और दलित वर्ग से जुड़ा व्यक्ति था जो हरिजनों के अधिकारों के लिए संघर्ष करता था। उसकी रहस्यमय मृत्यु हो जाती है। गांव वालों को लगता है कि उसकी हत्या हुई है, लेकिन कोई खुलकर बोलने का साहस नहीं करता। गांव में भय और तनाव का वातावरण बना हुआ है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें शक्तिशाली लोगों से डर लगता है। सुकुल बाबू समझते हैं कि यदि वे बिसु की मृत्यु को मुद्दा बनाकर हरिजनों की सहानुभूति प्राप्त कर ले तो उन्हें चुनाव में लाभ मिल सकता है। इसी उद्देश्य से वे सरोहा गांव में सभा करने का निर्णय लेते हैं। सभा से पहले पूरे गांव में घोषणा करवाई की जाती है कि सुकुल बाबू बिसु की मृत्यु के लिए न्याय मांगने आ रहे हैं। सभा के समय सुकुल बाबू लोगों के सामने भावुक भाषण देते हैं। वे कहते हैं कि सरकार गरीबों और हरिजनों के लिए कुछ नहीं कर रही है। वे आगजनी की पुरानी घटना और बिसु की मृत्यु का उल्लेख करते हुए सरकार पर आरोप लगाते हैं कि वह आरोपियों को बचा रही है। वे लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुकुल बाबू अपने भाषण में यह भी कहते हैं कि वे वोट मांगने नहीं आए हैं बल्कि न्याय दिलाने आए हैं। वे स्वयं को हरिजनों का समर्थन बनाते हैं और बिसु की मौत को पूरे समाज में अधिकारों पर हमला बनाते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी मन में चुनाव जीतने की इच्छा और राजनीतिक लाभ अधिक महत्वपूर्ण है। सभा में कुछ लोग नारे लगाते हैं पर अधिकांश गांव वाले डरे हुए और चुप रहते हैं। गांव में जोवार और उसके लोगों का आतंक है। लाठीधारी लोगों की मौजूद रहते हैं जिससे खुलकर विरोध नहीं किया पाता है, जिससे सुकुल बाबू समझ जाते हैं कि लोगों में अभी भी भय बना हुआ है। सभा समाप्त होने के बाद सुकुल बाबू बिसु के घर जाकर उसके परिवार से सहानुभूति जताने का निश्चय करते हैं। उनका उद्देश्य केवल दुख बांटना नहीं बल्कि गांव वालों पर अच्छा प्रभाव डालना भी होता है। पर जब वे बिसु के घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि बिसु के माता पिता शहर गए हुए हैं। यह जानकर वे चिंतित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कहीं दास साहब से पहले ही उनके संपर्क करके कोई राजनीतिक चाल तो नहीं चला दी। इस घटना से सुकुल बाबू और अधिक सतर्क हो जाते हैं। वे समझते हैं कि चुनाव जीतने के लिए उन्हें दास साहब की हर रणनीति का जवाब देना होगा। अंत में वे अपने भाग्य और नीलम की अंगूठी पर भरोसा करते हुए मंत्र जाप करने लगते हैं। जब गांव में सुकुल बाबू बिसु की मृत्यु को राजनीतिक मुद्दा बनाकर भाषण दे रहे होते हैं, उसी समय दास साहब अपने घर के कार्यालय में काम कर रहे होते हैं। दास साहब का नियम है कि वे रोज शाम 7 से 9 बजे
तक अपने घर के कार्यालय में बैठकर महत्वपूर्ण फाइलों देखते हैं। वे मेहनती और अनुशासन प्रिय नेता है। उनका विश्वास है कि जो काम स्वयं किया गए और अपनी निगरानी में किए गए वहां सही ढंग से पूरा होता है। वे सरकारी विभागों की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से परेशान होते हैं। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित है और मानते हैं कि केवल उपदेश देने से काम नहीं चलता, बल्कि पहले स्वयं आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। इसी समय मशाल अखबार के संपादक दत्ता साहब उससे मिलने आते हैं। पहले दत्ता साहब थोड़ा घबरा जाते हैं क्योंकि दास साहब का व्यवहार गंभीर होता है। दास साहब उन्हें बताते हैं कि पहले उन्होंने इंटरव्यू इसीलिए नहीं दिया था कि क्योंकि वे केवल योजनाओं और वादों की बातें करने में विश्वास नहीं रखते। उनका मानना है कि पहले काम होना चाहिए, फिर उनकी चर्चा होनी चाहिए। बातचीत के दौरान प्रेस और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का विषय आता है। दत्ता साहब पिछली सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और अखबारों पर हुए अत्याचारों की शिकायत करते हैं, लेकिन दास साहब उन्हें याद दिलाते हैं कि पत्रों को व्यवहार केवल सत्ता की चापलूसी करना नहीं है, बल्कि सत्य और जिम्मेदारी के साथ काम करना है। वे कहते हैं कि लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता आवश्यक है, पर पत्रकारों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इसी बीच दास साहब की डीआईजी सिन्हा से फोन पर बातचीत होती है। यह बातचीत बिसु की मृत्यु से जुड़ी होती है। दास साहब पुलिस अधिकारी को आदेश देते हैं कि मामले की पूरी और निष्पक्ष जांच की जाए। वे कहते हैं कि किसी भी दबाव में आए बिना सच्चाई सामने लाई जाए। यदि गांव के लोग डर के कारण सही बयान नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्हें सुरक्षा और विश्वास दिखाया जाए ताकि वे सच बोल सके। वे पुलिस को चेतावनी भी दे सकते हैं कि अगर अपराधी नहीं पकड़ा गया तो जिम्मेदारी तय की जाए। फोन रखने के बाद दास साहब दत्ता साहब से बाबू से कहते हैं कि अभी तक पुलिस की जांच में हत्या के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले और स्वयं संभव है कि बिसु ने आत्महत्या की हो, लेकिन सुकुल बाबू बिना रिपोर्ट आए ही इसे हत्या बताकर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दास साहब को चिंता है कि इससे गांव में तनाव और बढ़ जाए तथा गरीब लोग भी इससे अधिक पीड़ित होंगे। वे कहते हैं कि नेता अक्सर गरीबों के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन वास्तव में उनके हितों के बारे में नहीं सोचते। जनता को जाति और वर्ग के आधार पर बांटकर अपना स्वार्थ सिद्ध किया जाता है। दास साहब इस राजनीति का विरोध करते हैं और कहते हैं कि उनका उद्देश्य केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। इसके बाद वे फिर प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं। वे बताते हैं कि पिछले सरकार ने कुछ अखबारों को सरकारी विज्ञापन और सुविधाएं देने से रोक दिया था, लेकिन उन्होंने वे प्रतिबंध हटा दिए क्योंकि प्रेस पर पाबंदी लोकतंत्र के लिए घातक है। साथ ही वे दत्ता साहब को चेतावनी भी देते हैं कि समाचार पत्रों को सनसनीखेज बनाकर प्रकाशित कर दे, बल्कि सत्य और जिम्मेदारी के साथ पत्रकारिता करें। दत्ता साहब अपने समाचार पत्र के लिए कागजात के कोटे की समस्या बताते हैं। दास साहब उनकी सहायता करने का आश्वासन देते हैं। इससे दत्ता बाबू प्रभावित भी होते हैं और कुछ भयभीत भी, क्योंकि दास साहब एक और सहायता करते हैं तो दूसरी ओर जिम्मेदारी और अनुशासन की सीख भी देते हैं। अंत में दत्ता बाबू वहां से निकलकर सीधे प्रेस चले जाते हैं। उनके मन में दास साहब के प्रति सम्मान भी है और उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व का दबाव भी। दास साहब से मिलकर लौटने के बाद दत्ता बाबू बहुत चिंतित हो जाते हैं। उन्हें याद आता है कि मशाल का नया अंक लगभग छप चुका होगा और उससे बिसु की मृत्यु को हत्या बताकर काफी सनसनीखेज ढंग से प्रकाशित किया गया है। दास साहब ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि समाचारों को बढ़ा चढ़ाकर और बिना प्रमाण के प्रकाशित नहीं करना चाहिए। यह याद आते ही दत्ता बाबू घबरा जाते हैं और तुरंत प्रेस की ओर दौड़ पड़ते हैं। वे तय करते हैं कि यदि जरूरत पड़ी तो पूरी पत्रिका फिर से छपवाए जाएगी। प्रेस पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि भवानी अंतिम पृष्ठ मशीन पर चढ़ा चुका है और घर जाने की तैयारी कर रहा है। उसी दिन वह सिनेमा देखने जाने वाला है, इसलिए जल्दी निकलना चाहता था, लेकिन दत्ता बाबू उसे रोक लेते हैं और बताते हैं कि पूरा अंक दोबारा तैयार करना होगा। पहले तो भवानी हैरान रह जाता है
लेकिन जब दत्ता बाबू उसे दास साहब से हुई पूरी बात बताते हैं तब वह भी गंभीर हो जाता है। उसे लगता है कि यदि दास साहब की कृपा मिल जाए तो मशाल अखबार बहुत प्रसिद्ध हो सकता है। वह भी स्वीकार करता है कि पहले वह अखबार के बंद होने का दोष आपातकाल पर डालकर फायदा उठाना चाहता था, लेकिन दास साहब ने उसकी वास्तविकता समझा ली थी। इसके बाद दोनों मिलकर नया अंक तैयार करने का निर्णय लेते हैं। सरोहा गांव से रिपोर्ट मांगने की योजना बनाई जाती है। नरोत्तम नामक रिपोर्टर को भी बुलाया जाता है ताकि बिसु की मृत्यु और सुकुल बाबू के भाषण की नई रिपोर्ट तैयार की जा सके। दत्ता बाबू लेख लिखने बैठते हैं, लेकिन इस बार वे पहले की तरह आसानी से नहीं लिख पाते। पहले वे बिना सोचे समझे जल्दी लिख लेते थे, पर अब वे अपने लेखों को दास साहब की दृष्टि से देखने लगते हैं। जिम्मेदारी का बोझ उन्हें गंभीर बना देता है। वे बार बार लिखते हैं और काटते हैं। पूरी रात प्रेस में काम चलता रहता है। कंपोजिट सामग्री तैयार करते हैं और नई रिपोर्ट लिखी जाती है। इस प्रकार बिसु की मृत्यु के कारण शहर का वह साधारण सा प्रेस अचानक सक्रिय हो उठता है और वह पूरी रात हलचल बनी रहती है। अगले दिन मशाल का नया अंक प्रकाशित होता है। इसमें पहले की तुलना में बिल्कुल नया दृष्टिकोण दिखाई देता है। मुख्य समाचार फिर भी बिसु की मृत्यु ही होती है, लेकिन अब उसे हत्या नहीं बल्कि संभवतः आत्महत्या बताया जाता है। साथ ही पुलिस की प्रारंभिक जांच और दास साहब के आदेशों का उल्लेख किया जाता है, जिनमें निष्पक्ष जांच की बात कही गई है। पत्र में यह भी लिखा जाता है कि सुकुल बाबू ने बिसु की मृत्यु को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। उन पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने एक साधारण घटना को बढ़ा चढ़ाकर लोगों को तनाव और अशांति फैलाने का प्रयास किया है। संपादकीय में जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे नेताओं की राजनीतिक चालों और चुनावी हथकंडों का शिकार ना बने। लोगों से कहा जाता है कि वे सच और झूठ में अंतर समझे तथा भावनाओं में बहकर निर्णय ना ले। इस पूरे प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि बिसु की मृत्यु ने केवल राजनीति को ही नहीं बल्कि पत्रकारिता को भी प्रभावित किया। मशाल जैसे साधारण अखबार अचानक जिम्मेदार और प्रभावशाली अखबार के रूप में प्रस्तुत होने लगता है। इसी प्रकार दत्ता बाबू ने केवल समाचार छिपाने वाले व्यक्ति को बदलकर एक जिम्मेदार संपादक की भूमिका निभाने लगते हैं। शिकार न बने। लोगों से कहा जाता है कि वे सच और झूठ में अंतर समझे तथा भावनाओं में बहकर निर्णय न ले। इस पूरे प्रसंग में यह स्पष्ट होता है कि बिसु की मृत्यु ने केवल राजनीति को ही नहीं बल्कि पत्रकारिता को भी प्रभावित किया। मशाल जैसे साधारण अखबार अचानक जिम्मेदार और प्रश्नावली अखबार के रूप में प्रस्तुत होने लगता है। इसी प्रकार दत्ता बाबू भी केवल समाचार छिपाने वाले व्यक्ति से बदलकर एक जिम्मेदारी संपादक की भूमिका निभाने लगते हैं। दास साहब की बातों और उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व से वे इतने प्रभावित हो जाते हैं कि पहले से चप रहे अंक को रुकवा देते हैं। पहले समाचार में बिसु की मृत्यु को हत्या बनाया गया था, परंतु अब वे बदलकर आत्महत्या की संभावना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही दास साहब की निष्पक्ष जांच की छवि को प्रमुखता दी जाती है और सुकुल बाबू के भाषण को गैर जिम्मेदार तथा राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित बताया जाता है। इस प्रकार मशाल अखबार सत्ता के प्रभाव में आकर अपना रुख बदल देता है। उधर शिक्षा मंत्री लोचन भैया गहरे मानसिक संघर्ष से गुजर रहे हैं। वे पहले जनता के प्रिय नेता थे और सामाजिक न्याय तथा गंभीर गरीबों के हितों के लिए संघर्ष करते थे, लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, हरिजन बस्ती में आग लगाने की घटना, बिसु की मृत्यु और सत्ता की राजनीतियों से वे असंतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि पार्टी अपने मूल आदर्शों से भटक गई है और गरीबों के हित की उपेक्षा हो रही है। लोचन भैया के निवास पर असंतुष्ट विधायकों की बैठक होती है, जिसमें दास साहब के मंत्रिमंडल से अलग होने का निर्णय लिया जाता है। वे दावा करते हैं कि उनके साथ बहुमत के विधायक है और अब वे अन्याय तथा अत्याचार का समर्थन नहीं करेंगे। उनका मानना है कि सत्ता में बने रहकर सिद्धांतों से समझौता करना आत्मा के साथ विश्वासघात है। पार्टी अध्यक्ष अप्पा साहब लोचन भैया को समझने लगते हैं कि वे पार्टी की एकता बनाए रखने और सरोहा चुनाव तक किसी प्रकार का संकट टालने की बात करते हैं। उनका तर्क है कि इस समय मंत्रिमंडल टूटने से विपक्ष को लाभ मिलेगा और पार्टी की प्रतिष्ठा को
नुकसान पहुंचेगा। लेकिन लोचन भैया आदर्शों और सिद्धांतों के पक्ष में खड़े रहते हैं तथा सत्ता की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। अंत में अप्पा साहब अपनी विवशता प्रकट करते हुए लोचन भैया से निर्णय स्थगित करने का आग्रह करते हैं, पर लोचन भैया मन ही मन निश्चय कर लेते हैं कि अब वे दोहरी राजनीति नहीं करेंगे और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। लोचन बाबू ने नेतृत्व में दास साहब के मंत्रिमंडल को निगरानी की योजना आगे बढ़ानी देखती है। स्वास्थ्य मंत्री राव और विकास मंत्री चौधरी, जो इस अभियान में लोचन बाबू के प्रमुख सहयोगी है, अप्पा साहब और लोचन बाबू की बातचीत सुनने के बाद यह निश्चय करते हैं कि लोचन बाबू अपने निर्णय से पीछे न हटे। राव और चौधरी का मानना है कि यही उचित समय है जब वे दादा साहब के विरुद्ध कदम उठाया जाए, क्योंकि आगजनी की घटना और बिसु की मृत्यु के कारण उनकी प्रतिष्ठा कमजोर हुई है। वे कहते हैं कि यदि अब विरोध नहीं किया जाए तो सरोहा चुनाव में दास साहब सफल हो गए तो उनका प्रभाव फिर मंत्री राव और विकास मंत्री चौधरी, जो इस अभियान में लोचन बाबू के प्रमुख सहयोगी है, अप्पा साहब और लोचन बाबू की बातचीत सुनने के बाद यह निश्चय करना चाहते हैं कि लोचन बाबू अपने निर्णय से पीछे न हटे। राव और चौधरी का मानना है कि यह उचित समय है जब दास साहब के विरुद्ध कदम उठाया जाए, क्योंकि आगजनी की घटना और बिसु की मृत्यु के कारण उनकी प्रतिष्ठा कमजोर हुई है। वे कहते हैं कि यदि अब विरोध नहीं किया गया और सरोहा चुनाव में दास साहब सफल हो गए तो उनका प्रभाव फिर मजबूर हो जाएगा और दुष्ट नेताओं की स्थिति कमजोर पड़ जाएगी। लोचन बाबू मंत्रिमंडल के विरोध में ज्ञापन तैयार करने तथा अधिक से अधिक विधायकों के हस्ताक्षर करवाने की बात करते हैं, लेकिन राव इस विरोध के पीछे केवल सिद्धांतों को पर्याप्त नहीं मानता। वह खुलकर राजनीतिक लाभ और पद विभाजन की चर्चा करता है। उसका संकेत स्पष्ट होता है कि सत्ता परिवर्तन के बाद पद और अधिकारों को बंटवारा भी होना चाहिए। राव और चौधरी की बातें सुनकर लोचन बाबू के मन में फिर से दुविधा उत्पन्न हो जाती है। उन्हें अप्पा साहब की बात याद आती है कि कई लोग केवल अवसर और लाभ देखकर साथ आते हैं। उन्हें महसूस होता है कि जिन लोगों के साथ मिलकर वे परिवर्तन लाना चाहते हैं, वे भी सिद्धांतों से अधिक स्वार्थ और सौदेबाजी के विश्वास रखते हैं। राव यह घोषणा करता है कि अब बिसु की मृत्यु दास साहब के मंत्रिमंडल के पतन का कारण बनेगा, परंतु इस घोषणा से लोचन बाबू उत्साहित नहीं होते। वे गहरे आत्मा मंथन में डूब जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या वे वास्तव में किसी बड़े परिवर्तन के लिए संघर्ष कर रहे हैं या केवल सत्ता की एक नई लड़ाई का हिस्सा बन गए हैं। अंत में लोचन बाबू के मन में गंभीर प्रश्न उठता है कि क्या दास साहब, सुकुल बाबू, राव और चौधरी वास्तव में अलग है या सत्ता और स्वार्थ की राजनीति के ही अलग अलग रूप है। यही विचार उन्हें गहरे मानसिक द्वंद्व में डाल देता है। भोरे के समय दास साहब अपने सहयोगी पांडे जी के साथ टहल रहे हैं। पांडे जी उन्हें बताते हैं कि लोचन बाबू के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है और सरोहा चुनाव भी कठिन होता जा रहा है, लेकिन दास साहब शांत रहते हैं और चुनाव की चिंता छोड़कर घरेलू उद्योग योजना पर ध्यान देने को कहते हैं। वे विशेष रूप से हरिजनों और खेत मजदूरों को इस योजना का लाभ पहुंचाने का निर्देश देते हैं। सरोहा गांव में दास साहब की घरेलू उद्योग योजना का जोरदार प्रचार होता है। गांव की दीवारों पर पोस्टर लगाए जाते हैं और लोगों से आवेदन भरवाए जाते हैं। इससे गांव का वातावरण बदल जाता है। दूसरे की ओर कुछ लोग बिसु की मृत्यु और हरिजन बस्ती में आगजनी के मुद्दे को जीवित रखने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री दास साहब गांव पहुंचते हैं। निर्धारित कार्यक्रम से हटकर वे सबसे पहले बिसु के पिता हीरा से मिलने जाते हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं और उसे अपने साथ मंच पर बैठाते हैं। इससे गांव वालों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सभा में दास साहब बिसु की मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पुलिस जांच के अनुसार यह हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या प्रतीत होती है। वे लोगों से सहायता और सच्चे बयान देने की अपील करते हैं। इसी दौरान बिंदा नामक युवक उनका विरोध करता है और आरोप लगाता है कि सरकार आगजनी और बिसु की मृत्यु के दोषियों को बचा रही है। दास साहब शांत रहकर उत्तर देते हैं
और लोगों को कानून तथा न्याय प्रक्रिया पर भरोसा रखने की बात करते हैं। इसके बाद दास साहब घरेलू उद्योग योजना का उद्घाटन बिसु के पिता हीरा से करवाते हैं और योजना के लिए मुख्यमंत्री निधि से 50,000 रुपए देते हैं। सभा के बाद लोगों में योजना को लेकर उत्साह फैला जाता है और बिसु की मृत्यु का मुद्दे पीछे छूटने लगता है। दूसरी ओर मशाल अखबार दास साहब की योजना की प्रशंसा करते हुए इसे गरीबों और हरिजनों के उत्थान की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताता है। इससे सुकुल बाबू परेशान हो जाते हैं क्योंकि वे बिसु की मृत्यु के मुद्दे को राजनीतिक हथियार बनाकर दास साहब को घेरना चाहते थे। उन्हें आशा थी कि बिंदा सभा में बड़ा विरोध करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। परिणाम स्वरूप दास साहब सहानुभूति, विकास योजनाओं और राजनीतिक चतुराई के माध्यम से जनता का समर्थन अपनी ओर मोड़ने में सफल हो जाते हैं। सुकुल बाबू दास साहब की सभा और उसके प्रभाव से बहुत परेशान हैं। उन्हें लगता है कि बिसु की मृत्यु से जो राजनीतिक लाभ उन्हें मिलने की आशा थी, वह दास साहब की अपनी चतुर राजनीति और सहानुभूति के प्रदर्शन से अपने पक्ष में कर लिया। रेडियो और अखबार मशाल भी दास साहब के पक्ष में वातावरण बना रहता है, जिससे सुकुल बाबू की चिंता और बढ़ जाती है। इसी बीच बिहारी भाई और काशी उनसे मिलने आते हैं। बिहारी भाई दास साहब की सभा को असफल बनाने में अपनी विफलता से नाराज है। वे गांव वालों को दोष देते हैं कि दास साहब द्वारा बिसु के पिता हीरा को सम्मान देते हैं और ग्रामीण उनके पक्ष में हो जाए। दूसरी की ओर शांत स्वभाव से स्थिति का विश्लेषण करते हैं और बताते हैं कि बिसु वर्षों से गरीबों और हरिजनों के लिए संघर्ष करता रहता था, इसलिए उसके प्रति लोगों के मन में सम्मान है। बिहारी भाई का मानना है कि गरीब लोग आसानी से लाभ और पैसों के प्रभाव में आ जाते हैं, जबकि काशी का विश्वास है कि वास्तविक परिवर्तन में क्रांति गांवों तथा गरीब वर्ग से ही आएगी। दोनों के बीच राजनीतिक क्रांति और जनता की भूमिका को लेकर बहस होती है। सुकुल बाबू इस विवाद को रोककर चुनावी राजनीति पर ध्यान देने को कहते हैं। वे कहते हैं कि एक विशाल रैल निकाली जाए जिसमें हरिजन और खेत मजदूरी बड़ी संख्या में भाग ले, ताकि दास साहब की बढ़ती लोकप्रियता का मुकाबला किया जा सके। इसी दौरान काशी एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि उन्होंने जोरवार को चुनाव में नामांकन भरने के लिए तैयार कर लिया। जोरावर दास साहब का समर्थक माना जाता है और उसके पास लगभग 35% मजबूर वोट बैंक है। यदि वह अलग उम्मीदवार बनाते हैं तो दास साहब के वोट बट जाते हैं और सुकुल बाबू को लाभ मिल सकता है। साथ ही योजना बनाई जाती है कि खेत मजदूरों और हरिजनों को अपने पक्ष में लिया जाए। बातचीत के अंत में बिंदा का भी उल्लेख आता है, जिसके पास आगजनी और बिसु प्रकरण से जुड़े प्रमाण होने के संभावना बताई जाती है। सुकुल बाबू उसे अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर चुके हैं, पर बिंदा किसी के प्रभाव में आने को तैयार नहीं है और न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। बिसु की मृत्यु की जांच के लिए एसपी सक्सेना के थाने आने की तैयारी दिखाई गई है। उनके आगमन से पहले थाने की विशेष सफाई और सजावट की जाती है तथा पुलिसकर्मी अपनी वर्दियों व्यवस्थित करते हैं। गांव में यह खबर फैल जाती है कि अब बिसु की मृत्यु की सही जांच होगी और सभी लोगों के बयान फिर से लिए जाएंगे। थाने में जोगेश्वर साहू, हीरा और न्याय अन्य लोगों को बुलाया जाता है। गांव वाले भी उत्सुकतावश थाने के पास इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उन्हें दूर रहने की हिदायत दी जाती है। एसपी सक्सेना पहुंचकर सख्त की बजाय शांत और विनम्र तरीके से काम करने का निर्णय लेते हैं। वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जाएगी। सबसे पहले जोगेश्वर साहू से पूछताछ होती है, जिससे सबसे पहले बिसु की लाश देखी थी। वह डर और घबराहट में बताता है कि उसने पुलिया पर बिसु को देखा और उसके पिता को खबर दी। पूछताछ के दौरान वह बिसु को सिरफिरा और आवारा बताता है, क्योंकि वह हरिजन बिस्सी में घूमता और गरीबों के लिए काम करता था। जब उससे बिसु की दुश्मनी के बारे में पूछा जाता है तो वह सच जानते हुए भी डर के कारण कुछ नहीं कहा पाता।
इस अंश में एसपी सक्सेना महेश शर्मा का बयान लेते हैं। महेश दिल्ली से गांव में शोध कार्य करने आए हैं और गांव में वर्ग संघर्ष तथा जातीय संघर्ष पर अध्ययन कर रहे हैं। पूछताछ के दौरान वे बताते हैं कि उनकी बिशु के अक्सर मुलाकात होती थी और दोनों के बीच बातचीत भी होती थी। महेश के अनुसार बिशु बहुत संवेदनशील और चिंतनशील व्यक्ति था। वह गाँव की सामाजिक व्यवस्था, अन्याय और विशेष रूप से आगजगी घटना से बहुत दुखी था। उनका मानना था कि इस घटना के असली दोषियों को बचाया गया है और केवल दिखावे के लिए कार्रवाई की गई है। वह हरिजन बस्ती के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता था तथा उनके उचित मजदूरी और न्याय के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता था। सक्सेना को संदेह होता है कि कहीं बिशु नक्सली तो नहीं था, लेकिन महेश स्पष्ट करता है कि बिशु नक्सलवादी के तरीकों का विरोधी करता था और हिंसा में विश्वास नहीं करता था। वह शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को जागरूक बनाना चाहता था। महेश बताता है कि बिशु ने आगजनी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रमाण जुटा लिए थे और वह उन्हें लेकर दिल्ली जाकर मामले को दोबारा खुलवाना चाहता था। उसके महेश से मदद भी मांगी थी, लेकिन वे अपनी शोध सीमाओं के कारण उसकी सहायता नहीं कर सके। अंत में महेश बिशु की मृत्यु से भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि उसकी मृत्यु ने सबके जीवन पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उसके जाने के बाद थानेदार महेश की बातों को महत्वहीन बताकर उनकी बातों को कम करके दिखाने की कोशिश करता है। एसपी सक्सेना के आदेश पर बिशु के पिता हीरा और उसके भाई गणेश को बुलाया जाता है। हीरा दुख से टूटा हुआ फिर भी वह बिशु के बारे में विस्तार से बताता है कि वह कहता है कि बिशु उसका बड़ा बेटा था, जिससे 14वीं तक पढ़ाई की थी और गांव के बच्चों तथा हरिजन बस्ती के लोगों को पढ़ाता था। वह मजदूरों और गरीबों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता था तथा शोषण का विरोध करता था। हीरा बताता है कि बिशु को बिना किसी स्पष्ट कारण के पुलिस पकड़कर ले गई थी और वह 4 वर्ष जेल में रहा। जेल से लौटने पर वह मानसिक और शारीरिक रूप से टूटा चुका था। उसके शरीर पर यातनाओं के निशान थे और वह पहले जैसे उत्साही नहीं रहा। फिर भी वह गरीबों और हरिजनों के हित के लिए काम करता रहा। पूछताछ के दौरान बिशु के मित्र बिंदा और रुक्मा का भी उल्लेख आता है। रुक्मा बिशु की पुरानी परिचित थी और बिशु के जेल से लौटने के बाद उसने ही बिंदा से उसकी मित्रता करवाई। बिंदा और बिशु में गहराई दोस्ती थी तथा वे सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करते थे। हीरा यह भी बताता है कि गांव के बड़े जमींदार, विशेषकर जोरावर सिंह और अन्य मालिक लोग बिशु से नाराज रहते थे, क्योंकि वहां कम मजदूरों पर काम करने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने को प्रेरित करता था। हरिजन बस्ती में हुई आगजनी की घटना ने बिशु को बहुत दुखी कर दिया था और वह उसके दोषियों को सजा दिलाना चाहता था। जब सक्सेना बिशु की मृत्यु के बारे में पूछते हैं, तब हीरा स्पष्ट करता है कि बिशु अपनी मौत नहीं मरा, बल्कि किसी ने उसकी हत्या की। गांव के लोग जोरावर सिंह पर शक करते हैं, लेकिन हीरा बिना प्रमाण किसी का नाम लेने से बचता है। पूछताछ समाप्त होने पर सक्सेना बिंदा से अलग से पूछताछ करने का निर्णय लेता है और थानेदार को बाहर रखने का आदेश देता है। स्पष्ट से बताता है कि वे मामले की निष्पक्ष जांच करना चाहते हैं। सक्सेना सरोहा गांव में बिशु की मृत्यु की जांच के लिए भेजे गए हैं। ऊपर से आदेश आया है कि लोगों के बयान के लिए जाए, परंतु प्रशासन पहले से ही इसे आत्महत्या का मामला मान चुका था। सक्सेना के सामने दुविधा है, एक और सरकारी आदेश और पदोन्नति की संभावना, दूसरी और सत्य की खोज। जब बिंदा बयान देने आते हैं तो वह पुलिस और प्रशासन पर तीखा प्रहार करता है। उसका मानना है कि बिशु ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या हुई है क्योंकि वह अन्याय के विरुद्ध खड़ा था। बिंदा बार बार कहता है कि जो जीवन से प्रेम करता हो वह आत्महत्या नहीं कर सकता। बिंदा बताता है कि बिशु आगजनी की घटना के प्रमाण जुटा रहा था और असली अपराधियों को पकड़वाना चाहता था। वह भी बताता है कि मृत्यु से पहले बिशु को 2 अजनबी व्यक्तियों के साथ देखा गया था। वह सूचित सक्सेना को सोचने के पर मजबूर कर देती है। रुक्मा लगातार भयभीत रहती है और बिंदा को चुप कराने की कोशिश करती है, जिससे गांव में फैले आतंक और दबाव का पता चलता है। अंत में सक्सेना पुत्तन
चाय वाले को बुलाने का आदेश देता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मामले में अभी बहुत कुछ छिपा हुआ है। दास साहब राव साहब और चौधरी को बुलाकर बातचीत की। उन्होंने ये पहली सूचना मिली कि 5 मंत्रियों में से 2 बापट और मेहता अपना त्याग पत्र वापस ले चुके हैं। इससे राव और चौधरी की राजनीतिक स्थिति कमजोर पड़ गई है। राव मंत्रिमंडल में अपने साथ हुए अन्याय की बात उठाकर अधिक अधिकार और महत्वपूर्ण पद की मांग करते हैं। वे संकेत देता है कि उनके समर्थन सरकार के लिए संकट पैदा कर सकते हैं। दूसरी ओर दास साहब बड़ी राजनीतिक कुशलता से उनकी मांग स्पष्ट कराने का प्रयास करते हैं। बातचीत के दौरान दास साहब लोचन बाबू के आदर्शवादी की आलोचना करते हैं। उनके अनुसार लोचन का विद्रोह वास्तविक सिद्धांतों पर आधारित नहीं बल्कि राजनीतिक लाभ प्राप्त करने का माध्यम है। वे बताते हैं कि लोचन को मंत्रिमंडल से हटाने का निर्णय लिया जा चुका है। इसके बाद दास साहब राव को शिक्षा मंत्री पद का प्रस्ताव देते हैं। वह प्रस्ताव में राजनीतिक समझौते का माध्यम है, जिससे वे विपक्षी गुट को कमजोर करना चाहते थे। चौधरी को कोई नया पद नहीं मिलता, इसीलिए वह निराश हो जाता है। राव और चौधरी के जाने के बाद दास साहब अप्पा साहब को फोन करके लोचन की बरसात की सूचना देते हैं। अप्पा साहब पुनर्विचार का सुझाव देते हैं, पर दास साहब स्पष्ट करते हैं कि वह अनुशासनहीन व्यक्ति की मंत्रिमंडल में रखना संभव नहीं है। जोरावर सरोहा गांव का प्रभावशाली और संपन्न व्यक्ति है। गांव की अधिकांश जमीन उसी के अधिकार में है और वह पूरे गांव पर अपना प्रभाव और प्रभुत्व बनाए रखता है। उसके व्यक्तित्व में सामंती अहंकार, जातिगत श्रेष्ठता है, शक्ति का दर्प दिखाता है। हरिजनों के प्रति उसका रवैया अत्यंत दमनकारी है। वह सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर सकता है। जोरदार का साहब से मिलने जाता है। दास साहब उसका आत्मीय स्वागत करते हैं, पर बातचीत के दौरान स्पष्ट हो जाता है कि वे बिसु की मृत्यु के मामले को लेकर चिंतित है। सक्सेना की जांच रिपोर्ट में ऐसे संकेत मिलता है जिनसे जोरावर पर संदेह बढ़ता है। विशेष रूप से पुत्तन की दुकान पर बिसु के साथ दिखे 2 अजनबी युवकों के बयान और उससे जुड़े प्रमाण मामले को हत्या की दिशा में ले जाते हैं। दास साहब संकेत में समझाते हैं कि पुलिस के पास प्रमाण पहुंच चुके हैं और मामला गंभीर हो सकता है। दूसरी ओर जोरवारी अपनी शक्ति और दास साहब से संबंधों के भरोसे निश्चिंत दिखाई देता है। वह यहाँ तक बताता है कि वह चुनाव लड़ना चाहता है। यह सुनकर दास साहब आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में चुनाव नहीं बल्कि जेल जाने का खतरा अधिक है। वार्तालाप के दौरान जोरावन अपने सामंती विचार प्रकट करता है। वह हरिजनों को बराबरी का अधिकार देने का विरोध करता है और पुराने सामाजिक ढंग को बनाए रखना चाहता है। इसके विपरीत दास साहब समय के बदलते स्वरूप और सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता की बात करते हैं। अंत में दास साहब उसे स्पष्ट आदेश देते हैं कि बिंदा के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करे। जोरावर अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी दास साहब पर छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद दास साहब सक्सेना की फाइल देखते हैं और अगले दिन डीआईजी सिन्हा को बुलाने का आदेश देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बिसु की मृत्यु का मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर गंभीर रूप ले चुका है। दास साहब सामान्यतः सुबह अपने घरेलू कार्यालय में बैठते हैं, पर इस दिन वे विशेष रूप से डीआईजी सिन्हा से मिलने के लिए उपस्थित होते हैं। उनके सामने बिसु प्रकरण भी फाइल पर सक्सेना की रिपोर्ट लिखी होती है। सिन्हा अपनी जांच रिपोर्ट की प्रशंसा की अपेक्षा लेकर जाते हैं, लेकिन दास साहब चर्चा की शुरुआत रिपोर्ट से नहीं बल्कि सक्सेना के व्यक्तित्व और योग्यता पर प्रश्न उठाकर करते हैं। कहते हैं कि सक्सेना भले व्यक्ति तो है, पर उन्होंने एक अच्छे पुलिस अधिकारी जैसे व्यवहार कुशलता और प्रशासनिक दक्षता नहीं है। उनकी गोपनीय रिपोर्ट का हवाला देखकर दास साहब यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि सक्सेना पहले भी महत्वपूर्ण मामलों में सफल नहीं रहे हैं। इसके बाद दास साहब सक्सेना द्वारा पुत्तन चायवाले के बयान लेने पर असंतोष व्यक्त करते हैं और इसे मामले को अनावश्यक रूप से उलझने की कोशिश बताते हैं। वे अप्रत्यक्ष रूप से सक्सेना की जांच को कमजोर सिद्ध करना चाहते हैं। फिर चर्चा डीआईजी सिन्हा की रिपोर्ट पर आती है। सिन्हा ने बिसु की मृत्यु को आत्महत्या माना था, लेकिन दास साहब उससे असहमति प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि यदि निष्कर्ष पहले से तय हो गए
तो जांच उसी दिशा में मुड़ जाती है। इसके बाद वे स्वयं नया निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि संभवतः बिसु की हत्या बिंदा ने की हो। दास साहब अपने तर्क में कहते हैं कि घटना के दिन बिंदा गांव से बाहर था और घटना के बाद उसका अत्यधिक आक्रामक व्यवहार संदेह उत्पन्न करता है। वे अपराध मनोविज्ञान का हवाला देकर यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि अपराधी व्यक्ति कई बार अत्यधिक आक्रमण और मुखर दिखाई देता है। सिन्हा इस नए आरोप से चकित रह जाते हैं क्योंकि अब तक जांच की दिशा दूसरी थी। फिर भी दास साहब उन्हें पुनः जांच करने और बिसु के हत्यारे को खोजने का आदेश देकर भीतर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद भी सिन्हा विस्मित और स्तब्ध रह जाते हैं। बिंदा की गिरफ्तारी और सक्सेना के तबादले के बाद जोरावर बहुत उत्साहित है। हरिजन टोले के लोग द्वारा लखन को वोट देने का आश्वासन मिलने पर वह अपनी चौपाल में जन आयोजित करता है। वह शहर कबाब और दावत का प्रबंध किया जाता है। लखन इस उत्सव में भी उदास दिखाई देता है क्योंकि बिंदा की गिरफ्तारी और उसकी आंखों में दिखाई देने वाला आक्रोश उसे भीतर से विचलित कर रहा है। दूसरी ओर जोवारा राजनीति को खुलकर शक्ति और दबाव का खेल मानता है। वह कहता है कि उसके रहते विरोधी वोट देने के लिए बूथ तक नहीं पहुंच पाएगा। इससे चुनाव प्रक्रिया में भय, दबंगई और लोकतांत्रिक मूल्यों के हास्य का संकेत मिलता है। इसके समानांतर दृश्य में सिन्हा साहब के घर भव्य पार्टी चल रही है। बड़े अधिकारी, व्यापारी, डॉक्टर और प्रतिष्ठित लोग उपस्थित हैं। महंगी शराबें विलासित और दिखावा वातावरण का हिस्सा है। लोग भ्रष्टाचार, नैतिक पतन और सामाजिक अर्थव्यवस्था पर चर्चा तो करते हैं, लेकिन स्वयं उनकी जीवन शैली भी उसी भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सा प्रतीत होती है। लेखक विशेष रूप से लेखिका इस विडंबना को रेखांकित करते हैं कि कोई यह नहीं सोचता है कि एक अधिकारी इतनी महंगी व्यवस्था कैसे कर रहा है। समाज ने ऐसी स्थितियों का सम्मान मान लिया है। दत्ता बाबू को कागज के डबल कोटे का करमिट मिल जाता है। कागज की कमी के समय यह भी उपलब्धि मानी जाती है। यह सफलता से वह अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रेस के कर्मचारियों के लिए बूंदी की लड्डू तथा बोनस देने की योजना बनाते हैं। प्रेस पहुंचकर वे भवानी को परमिट दिखाते हैं। भवानी इस अखबार मशाल के लिए बड़ी आर्थिक सफलता मानता है। वह बताता है कि पिछले दिनों कई विज्ञापन भी मिल गए हैं और आगे और मिलने वाले हैं। इससे अखबार भी आर्थिक स्थिति मजबूर होने की संभावना दिखाई देती है। दत्ता बाबू आदर्शवादी सोच रखते हुए कहते हैं कि अब मशाल के माध्यम से देश में क्रांति लाई जानी चाहिए, लेकिन भवानी व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाता है और उसके लिए पहले अखबार और उसके जुड़े लोगों की स्थिति बदलना अधिक महत्वपूर्ण है। मिठाई बांटी जाती है, कर्मचारियों को सम्मान दिया जाता है और दत्ता बाबू अखबार की बढ़ती जिम्मेदारी पर भाषण देते हैं, परंतु भवानी मजाक करते हुए कहता है कि दास साहब से मिलकर आने के बाद दत्ता बाबू भी नेताओं के जैसे भाषणबाजी करने लगे हैं। अंत में भवानी रोजमर्रा की जिंदगी में भी क्रांति लाने की बात करता है और बाहर जाकर जश्न मनाने का प्रस्ताव देता है। बिना शराब पिए ही दोनों सफलता के नशे में दिखाई देते हैं। सुकुल बाबू की विशाल रैली को बड़ी सफलता मिली। इसमें 1 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी बताई गई है। रैली में बिसु की मृत्यु और हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में पोस्टर उठाए गए। स्वयं मशाल अखबार ने भी स्वीकार किया कि यह प्रांत के इतिहास की अभूतपूर्व शैली थी। इस सफलता का श्रेय बिहारी भाई को दिया गया। इन्होंने दिन रात मेहनत कर गांव-गांव लोगों को संगठित किया। उन्होंने खेत मजदूरों और हरिजनों को बड़ी संख्या में रैली तक पहुंचाने की व्यवस्था की। रैली की सफलता पर उत्सव मनाने की बात होती है, लेकिन काशी व्यंग्य करते हुए कहता है कि क्या बिसु की मृत्यु और हरिजनों पर अत्याचारों को भी उत्सव की विषय बनाया दिया जाए। इस टिप्पणी से राजनीति के अवसरवादी स्वरूप पर प्रश्न उठाता है। इसी बीच बिंदा की गिरफ्तारी की चर्चा होती है। कुछ लोग इसे अपने
अपने पक्ष के लिए लाभदायक समझते हैं और अनुमान लगाते हैं कि इससे विरोध पक्ष की वोट टूटेंगे। यहाँ तक कि बिसु द्वारा जुटाए गए प्रमाणों को भी राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की योजना बताते हैं। वार्तालाप में यह भी व्यक्त किया जाता है कि चुनाव जीतने के बाद संभव है कि यह मुद्दे पीछे छूट जाए, क्योंकि सत्ता मिलने पर प्राथमिकताएं बदल जाती है। सुकुल बाबू की विशाल रैली सफल होती है, जिसमें बिसु की मृत्यु और हरिजनों पर अत्याचार का मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया जाता है। रैली की सफलता से विपक्ष उत्साहित हो जाते हैं और चुनाव जीतने के सपने दिखाने लगते हैं। वे मानते हैं कि बिंदा की गिरफ्तारी से जनता में सरकार के प्रति असंतोष बढ़ेगा और इसका लाभ उन्हें मिलेगा। दूसरी ओर सत्ता पक्ष अपनी स्थिति मजबूर करने के लिए लगा है। बिंदा को बिसु की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है और धीरे धीरे पूरी घटना की दिशा बदली जाती है। असली दोषियों से ध्यान हटाकर बिंदा को अपराधी सिद्ध करने का प्रयास होता है। पुलिस और प्रशासन भी सत्ता के प्रभाव में दिखाई देता है। डीआईजी की रिपोर्ट और राजनीतिक दबाव के कारण सच्चाई दबाई होती प्रतीक होती है। सक्सेना, जिनके पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की थी, इस निर्णय से भीतर तक टूट जाता है। उसे विश्वास है कि बिंदा निर्दोष है और बिसु की हत्या के पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश है। उसे निलंबन के बाद भी उसका संघर्ष समाप्त नहीं होता। वह रुकमा के साथ उन प्रमाणों को लेकर आगे बढ़ता है जो बिस्सू की मृत्यु और अंजनी के वास्तविकता को सामने ला सकता है। उधर लोचन बाबू मंत्रिमंडल और पार्टी दोनों से अलग हो चुके हैं। वे समाज और राजनीति के वर्तमान स्थिति से व्यवस्थित है। उनके भीतर परिवर्तन और क्रांति की इच्छा अभी भी जीवित है, लेकिन वे अनुभव करते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन की आवाज को दबा देती है और उन्हें लगता है कि समाज में वास्तविक बदलाव नहीं आया है और इस आदर्शवाद लगातार परिचित हो जाता है। बिंदा पुलिस की मार सहते हुए भी बार बार यही कहता है कि उसे बिसु की हत्या नहीं की। वह बिसु की अंतिम इच्छा को पूरा करने का संकल्प दोहराता है। उसके लिए बिसु केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि संघर्ष और न्याय का प्रतीक बन चुका है। यहीं पर उपन्यास का सारांश का अंत होता है। धन्यवाद।